तो अनुभव सिंह बस्सी ने हमसे कहा कि थोड़ा बातचीत को तयशुदा पैटर्न से अलग रखते हैं। आप मुझसे दुनिया जहां की समस्याओं पर सवाल पूछिए, पेरिस क्लाइमेट चेंज से लेके नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में किसको होना चाहिए से लेके अलग अलग फिल्म स्टार्स के बारे में, क्रिकेटर्स के बारे में। भाई साहब, मेरे पास हर सवाल का जवाब है, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है सर? इनमें से एक भी बात नहीं हुई हमारी। अभी अभी मुझे मिले थे, इन्होंने कहा मैं ये सब पूछूंगा, मैंने कहा जवाब नहीं दूंगा, तो फिर भी पूछ रहे हैं। तो अच्छा, दिल्ली में रह के आपने अपनी तकदीर संवारी है। दिल्ली के प्रदूषण के बारे में क्या सोचना है? फ्री की सिगरेट मिल रही है, ले लो। मैं क्या बोल दूंगा, मेरे हाथ में थोड़ी ना कुछ भी। ठीक बात है। और मुंबई, अब तो जाना आना खूब रहता है। मुंबई तो मैं तो गाड़ी में रहता हूँ, मतलब ट्रैफिक में जितनी देर लगती है वापस आओ, मतलब जितनी देर ट्रैफिक में लगती है उतनी देर लगती है, बाकी तो कुछ नहीं। मैं रहता नहीं करते हैं मुंबई। एक्सप्लोर करने को है ही नहीं कुछ। दिल्ली बढ़िया यार, मुंबई में कुछ नहीं है। रणबीर कपूर, मेरी जान, बहुत शानदार आदमी, बहुत ही शानदार आदमी और कमाल का एक्टर। क्या सीखा शुरुआती मुलाकात, कोई वाकया बताएं। मैंने सीखा कि इतना बड़ा इंसान होने के बावजूद आप अगर मुझ जैसे न्यू कमर को इस तरह से ट्रीट करें कि पहली बार जब वो मेरे सामने आए तो उन्होंने आके दोनों हाथ जोड़ के बोला कि बसी भाई आपकी वीडियोस देखिए, बहुत अच्छा काम करते हैं आप, प्लीज़ आइए, हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, आप मेरे साथ आइए, हम ऐसे काम करेंगे। वो दिखाता है कि बड़ा आदमी एक्चुअली बड़ा कैसे होता है, सिर्फ औहदे से नहीं होता, वो मन से बड़ा होता है, वो आदमी बड़ा है। रणबीर कपूर को आपने बताया मेरी जान, तो फिर श्रद्धा कपूर को क्या कहेंगे? मेरी जान सेम श्रद्धा के साथ है। श्रद्धा मतलब इतनी सेम श्रद्धा के साथ है, जितना जिस लेवल की वो एक्ट्रेस हैं उसके बावजूद उनका जो सेम पोलाइटनेस है, सेम काम पे आने का तरीका दोनों का। अगर 6 बजे का कॉल टाइम है, 6 बजने 5 मिनट में पहुंचेंगे, ऐसे ही बिहेव करेंगे सबके साथ जैसे एक सेट पे एक एक्टर को करना चाहिए, मतलब परफेक्ट। बहुत बड़े लोग हैं दोनों। अच्छा, ये बताइए, जब पहली मर्तबा फिल्म के लिए आप पहला शॉट दे रहे थे, तब ये मूंछों वाली गुदगुदी हो रही थी या धक धक थी? सर तब तो मुझे एंग्जाइटी थी, क्योंकि मुझे बोला गया कि इतने स्टेप लेके आपको मार्क पे जाना है, मार्क पे खड़े होकर डायलॉग बोलना है, तो मुझे मार्क नहीं पता था, तो मैंने बस उस एंग्जाइटी के बीच में निकल रहा था। बट आरके वॉज देयर टू हेल्प मी कि तुझे ऐसे प्रैक्टिस करनी है, लव सर वॉज देयर टू हेल्प मी, तो मैं बस एंग्शियस था। मैंने अपने पहले 2 डायलॉग जो बोले मुझे अभी तक पता भी नहीं कि मैंने कब मेरे को बोल दिए वो। और उसके जस्ट अगला जो शॉट था उसमें डिम्पल मैम मुझे थप्पड़ मार रही थी, जो एक्चुअली मार रही थी, तो सच्ची मुच्ची में सच में मारती थी, और वो थप्पड़ मारती थी, और लव सर बोले दाढ़ी में इसको पता नहीं चलेगा। अरे पता चलता है भाई। तो मैंने 16-17 थप्पड़ खाए पहले दिन मूवी के शूट के। तो मैं उस दिन कहा कि मुझे लगा ये क्या काम है यार, सुबह सुबह जाके थप्पड़ खा के वापस आ जाओ घर। तो मैं बस वही दिन था, उस दिन एंग्शियस था, अगले दिन से मैं नॉर्मल हो गया, मुझे लगा सब ठीक है। उस फिल्म के बाद फिर और फिल्म के ऑफर्स आए आपको? एक भी नहीं आया। मैं क्यों झूठ बोलूं, नहीं आया। ऐसा तो नहीं कि आपने साइन कर दिया हो लेकिन एनडीए की वजह से नहीं बता रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो ललन टॉप जो लास्ट मैंने इंटरव्यू दिया था उसमें झूठ बोला था आपसे। उस टाइम मैं कर रहा था मूवी, मैंने झूठ बोला था कि मैं नहीं कर रहा हूँ एनडी की वजह से। इस बार बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं आया मेरे पास। अच्छा, जब हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि अनुभव सिंह बस्सी आ रहे हैं, तो हमसे कहा गया कि वो पॉलिटिशियंस के बारे में कभी बात नहीं करते हैं, पॉलिटिशियंस के बारे में, तो नरेंद्र मोदी पर उनके विचार जरूर पूछिएगा। इतना सन्नाटा? नहीं, उन्होंने वो किया, मैं देख रहा था उसके बाद क्या होने वाला। नहीं, मेरा कोई विचार नहीं सर, मैं क्यों विचार रखूं, वो प्रधानमंत्री हैं, उनके विचार होने चाहिए, मैं क्यों ना तो विचार रखने वाला। राहुल गांधी के बारे में? मैंने वकालत छोड़ी है, भूला थोड़े ना हूं मैं। क्यों कुछ भी बोल दूंगा, पागल हूं मैं। अच्छा, ये बताइए कि आज की तारीख में जब आप स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत किस तरह की आती है, ऑन ग्राउंड में और जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तब? दिक्कत एज सच कुछ भी नहीं आती है, बस एक चीज़ है बहुत छोटी सी जो मैं एक्चुअली सबको पर्सनल लेवल पर बोलना चाहता हूँ, सभी ऑडियंस को, कि थोड़ा सा आपको भी थोड़ी सी हमारी मदद करनी पड़ेगी कि हम आपको ज़्यादा खुश कर सकें इस चीज़ से, कि थोड़ा सा सेंसिटिव कम होना पड़ेगा आप लोगों को कुछ चीज़ों को लेके जो एक्चुअली सेंसिटिव है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी इंसान की इस बात पर मजाक उड़ा दूं कि आप फॉर एग्जांपल मैं अभी एक सेट लिखने वाला हूं, चलो अभी बता रहा हूं,
पेट ओनर्स पे लिखने वाला हूँ कि जो पेट ओनर्स होते हैं ये कैसे बिहेव करते हैं। इसमें आप बहुत ज्यादा वो नहीं हो सकते हैं कि आप थोड़ा उदाहरण देके बता दें। उदाहरण नॉर्मल से उदाहरण ही है यही कि से। मतलब कोई अगर पेट ओनर है तो वो जिस हिसाब से बिहेव करता है अपने पेट को लेके, उसमें आप सेंसिटिव नहीं हो सकते कि आपने मेरे डॉगी को कुत्ता कैसे बोल दिया। अरे वो डिक्शनरी में उसे कुत्ता ही कहते हैं, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मैं वर्ड बोल रहा हूँ जो है। तो इट्स दैट सिंपल। मैं और मेरे दोस्त अभी बात भी करते हुए आ रहे थे ये गाड़ी में। इट्स दैट सिंपल। तो आपको भी थोड़ा सा कम सेंसिटिव होना पड़ेगा ताकि हम थोड़ा सा और खुल सके, वरना हम पूरे टाइम रेस्ट्रिक्शन में घूमते रहते हैं कि आपको किस चीज का बुरा ना लग जाए, फिर हमारे ऊपर ना आ जाए। तो डॉग को कुत्ता बोलने पे बुरा लग जाता है। हाँ हाँ, लोगों को लग जाता है इस बात का बुरा कि आपने कुत्ता कैसे बोल दिया, मेरी जान है। अरे तो तुम मुझे जो बोल रहे हो कमेंट में, तुमने जो कमेंट लिखी है वो 4 लेटर जो एक गाली को छोटा करके लिखते हो तुम, वो उस पे बुरा नहीं लगेगा मुझे। मैंने तुम्हें वो बोल दिया तो वो है, बस थोड़ा सेंसिटिव कम हो जाओ। बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो तुम बहुत अच्छा कर रहे हैं हम लोग आपस में मिलकर। मैं आपके कुछ पुराने वीडियो देख रहा था जिसमें आप बॉयज क्लब, बॉयज की टेंडेंसी के बारे में बात कर रहे थे कि यार हम ज़्यादा देर तक इमोशनल बातें कर नहीं पाते हैं, और उसी से कनेक्टेड जो आपका पिछला रिस्पॉन्स था कि मेंटल हेल्थ एंड मेंटल ट्रॉमा, इतनी ट्रोलिंग होती है, फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, मैकेनिज्म क्या है डिफेंस की? मुझे जेन्युइनली नहीं पड़ता है किसी बात से फर्क, क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर जितना भी मैं काम कर रहा हूँ वो सारा काम से मैं 95% लोगों को तो खुशी कर रहा हूँ, जितने लोग वो कंटेंट देख रहे हैं। जो 5% खुश नहीं है, जो 5% ये बोलते हैं कि हमें तो मज़ा नहीं आया, खुशी नहीं हुई, मैं उन्हें इग्नोर करता हूँ। ऐसा है, ये मेंटालिटी है कि आपकी हमेशा नज़र उस नेगेटिव कमेंट पे ज़्यादा जाती है, एक नेगेटिव कमेंट पे रादर देन इतने सारे पॉजिटिव कमेंट्स पे। बट मैंने थोड़े टाइम में ये सीख लिया कि उस नेगेटिव कमेंट को कैसे इग्नोर करना है। तो अब मेरी नज़र उन 95% पॉजिटिव कमेंट्स पे जाती है कि इन लोगों ने तो इतना प्यार दिया है ना, तो वो प्यार ले लेता हूँ मैं, मुझे बाकी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। कमेंट्स पढ़ते हैं आप अपने वीडियोस के नीचे जो आते हैं? कुछ मेरे ना कोई वो टर्न ऑफ करना होता है, कहीं से वो आता नहीं मेरे को, तो बीच बीच में कमेंट आते रहते हैं मेरे पास। तो ऐसा होता है दिन में 4 कमेंट आए बहुत अच्छे, मैं उन्हें हटा देता हूँ कि हाँ ठीक है पढ़ लिया, हटा दिए। फिर एक आता है बहुत बुरा, फिर वो भी हटा देता हूँ, लेकिन वो चलता रहता है कि वो आते रहते हैं। तो मुझे हंसी भी आती है कभी कभी। कोई बहुत अजीबोगरीब प्रतिक्रिया आई हो कभी लाइव शो में या कमेंट में, यार ये क्या बोल दिया, ये क्या कह रहे हैं? हाँ। या अजीबोगरीब डिमांड आई हो? द्वारका में शो कर रहा था, मैंने कोई जोक मारा, एक लड़का उठ के आया, उसने मेरे ऊपर 500 रुपए मारे और चला गया। मैंने कहा 2 घंटे का शो है, इस हिसाब से तो मैं 2-3 लाख तो तू ही देके चला जाएगा। बाकी ऐसा होता रहता है, कुछ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पर हाँ इतना कुछ अजीब नहीं हुआ कि मुझे परेशान होना पड़े। अनुभव सिंह बस्सी को अभी स्टैंड अप कॉमिक की बिरादरी में एक बिग ब्रदर की तरह देखा जाता है, जो बहुत सारे नए और यंग टैलेंट को भी प्रमोट कर रहे हैं। कौन से आपको ऐसे राइजिंग स्टार्स लग रहे हैं जिनके काम को पब्लिक को खूब आइडेंटिफाई करना चाहिए? बहुत सारे हैं इस टाइम इंडस्ट्री में। आई थिंक आशीष सोलंकी इकलौता कॉमिक होगा जो एक भी गाली आज तक स्टेज से नहीं बोला है अपने। हम कई बार फनी होने के लिए भी गाली आज तक स्टेज से नहीं बोला है आशीष सोलंकी। मैं आपको बोलता हूँ, हम लोग कभी कभार फनी होने के लिए एक सेंटेंस को बनाने के लिए एक वर्ड डाल देते हैं हम बीच में, एक रोजमर्रा का ही वर्ड है, मैं उसे गाली नहीं मानता, है वो गाली ही, लेकिन वो अब इतना कैजुअल हो चुका है हमारी टोन में कि उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और आशीष सोलंकी अपनी राइटिंग पे इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि उसमें भी नहीं जाता, वो वहाँ पे खेल जाता है। गुरलीन पन्नू है, और अपने हिमांशु भारद्वाज है, जिसे मैं पता नहीं कब से चाहता हूँ कि वो वायरल हो जाए। हिमांशु भारद्वाज बहुत अच्छा राइटर है, बहुत अच्छा कॉमिक है। बाकी ऐसे ओमकार है, बहुत सारे लड़के हैं अभी जो इंडस्ट्री में आने बाकी हैं, जो आप लोगों को अभी पता भी नहीं है कितने सारे कॉमिक्स आने वाले हैं, जिनके लिए जो यहाँ बैठे होंगे अगले 1-2 साल में। तो बहुत मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ ताकि जब आपके जैसा बड़ा स्टार कॉमिक का उनका नाम मेंशन करेगा तो ये जो हजारों की जनता है, दे विल बी मोर क्यूरियस अबाउट देम, दे विल एक्सप्लोर देयर कंटेंट। हाँ, मतलब करना, उनकी सबकी वीडियोस हैं अभी, इन जो मैंने 4 नाम लिए, इन चारों की वीडियोस हैं। आशीष सोलंकी, गुरलीन पन्नू, हिमांशु भारद्वाज, ओमकार यादव, रोहित सिंह, बहुत सारे लड़के हैं। मतलब एग्जैक्टली मुझे अब सबके नाम नहीं याद आ रहे हैं, बट ये आप एक को भी सर्च करेंगे ना तो बाकी सबकी वीडियोस अपने आप नीचे आ जाएंगी। इन्होंने अभी पिछले 3 महीने के अंदर अंदर वीडियोस डाली हैं सबने। स्टैंड अप कॉमिक्स के ऊपर ये प्रेशर कितना रहता है कि उनको सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहना है ताकि उनके नाम का बज़ बना रहे, उनका कीवर्ड स्ट्रांग रहे, और ये शो में कैसे रिफ्लेक्ट होता है टिकटिंग में? जीरो प्रेशर है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है और आपने एक बार ऐसा कंटेंट डाल दिया जो लोग रिपीटेटिव उस पर देखेंगे, तो फिर कोई प्रेशर नहीं है सोशल मीडिया का। क्योंकि मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं, मैं अपना पर्सनल बता सकता हूँ कि मैं
मैं 20-20 दिन के लिए गायब हो जाता हूँ इंस्टाग्राम से, और फिर मैं 3 दिन में 6 बार पोस्ट डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे उस दिन याद आता है कि अरे इंस्टाग्राम भी तो चलाना होता है, तो मैं उस पर एकदम से फोटो डाल देता हूँ अपनी, किस दिन कोई शायरी लिख देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ जो मन में आता है, लेकिन ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। तो अगर आपने कंटेंट आपने यूट्यूब पर डाला हुआ है जो आपका कंटिन्यूसली चल रहा है, तो फिर कुछ नहीं, आपको आपका प्रेशर है कि आप बुक माई शो से कन्वर्जन कैसे लेते हैं अपने टिकट सेल्स का, क्योंकि मेन काम स्टैंड अप कॉमेडियन का लाइव शो है, जो मैं लाइव परफॉर्म कर रहा हूँ, दैट्स माई मेन थिंग, कि मैं कैसे कर रहा हूँ, कितने लोग आ रहे हैं, क्या सोच के जा रहे हैं वापस, मेरे शो को कितना वर्ड ऑफ माउथ से एक्सप्लोर करने को मिल रहा है बाकी लोगों को, दैट्स द मेन थिंग, बाकी और कुछ नहीं। सोशल मीडिया कोई प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर, इन्हें नहीं देखना मुझको, मैं बॉडी बना के एब्स बना के फोटो डालूंगा, ये गाली लिख देंगे नीचे, इनका मेरी फोटो के नीचे होता है कि जोक सुना, हमें तेरा मुंह नहीं देखना। तो ये बिल्कुल सिंपल रिश्ता है हमारा, मैं जोक सुनाऊंगा, ये सुनेंगे, और कुछ नहीं चाहिए इनको मुझसे। रील्स देखते हैं आप? बहुत ज्यादा रील्स देखता हूं मैं। हाँ, रील्स बता। क्या बोला ये? मैं बहुत ज्यादा रील्स देखता हूँ, मतलब मैं पूरे दिन रील्स देखता हूँ। पूरा दिन रील्स देखते हैं? जितनी देर में लड़के लड़कियों को बर्बाद कर रहे हो, कहेंगे रील, बस्सी भैया भी रील देखते हैं, हम भी रील देखेंगे। हाँ मेरी जान, हम सब तुम काम करो, मैं अब देख रहा हूँ, ठीक है। बट हाँ, रील्स मतलब एडिक्टिव है, मुझे लगता है सबसे बड़ा नशा आजकल वही है, वही। और रील्स देखते हुए कोई ऐसा ब्रह्म ज्ञान आपको हासिल हुआ हो, ये बड़ी कमाल चीज हो रही दुनिया में? नहीं, मैं तो बहुत घटिया देखता हूँ ना। मैं वो भूपिंदर जोगी के लेवल की देखता हूँ रील सारी। आप ही की है वो। तो मैं इनफैक्ट देख रहा था, आपको फोन भी करने वाला था कि आपको पता है ना एक चीज वायरल हो रही है जिसमें आपका सवाल था, वो जो भी था, तो वो उस लेवल से क्या सीख लोगे, कुछ भी नहीं। बस मुझे लेकिन ये पता चल गया कि इंटरनेट बहुत ज्यादा फनी है। कभी कभी मुझे डर लगता है सोच के कि क्या हम उस लेवल पे कभी जा सकते हैं जिस लेवल पे इंटरनेट जा चुका है। बिकॉज वहाँ 10 लाख लोग एक एक जोक लिख रहे हैं, हमें 10 लाख लिखने हैं, तो वो 10 लाख एक साथ हमारे सामने आते हैं, वो जोक्स जो हम देखते हैं। इंटरनेट बहुत फनी है, इसके कंपटीशन में कोई कॉमिक नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता ओवरऑल जो इंटरनेट है फिलहाल। बस ही कई जो परफॉर्मर होते हैं स्टेज के बाहर की उनकी दुनिया कई बार बड़ी डामाडोल होती है। यहाँ इतना एडुलेशन है, हजारों लोग देख रहे हैं। व्हेन यू आर बैक टू योर वैनिटी रूम, व्हेन यू आर बैक टू योर होटल रूम, बड़ा सख्त होता है वो शेड्यूल, आप लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, फैमिली से दूर हैं, रूटीन से दूर हैं। हाउ डू यू मेंटेन दैट रिजीम? बोर्डम में मेंटेन करते हैं सर। अगर ऑनेस्टली बताऊं तो रूटीन ऐसा सा होता है कि आप घर से निकले हो, और मैं हफ्ते में 5-6 फ्लाइट लेता हूँ। आप किसी कहीं पहुंचे हैं, हफ्ते में 5-6 फ्लाइट? हाँ जी, किसी होटल में पहुंचे हैं, आप रुके हैं, आप चेंज करेंगे, वेन्यू पे जाएंगे, 1000-2000 सीटर जितना भी शो है उतना शो करेंगे, सबसे मिलेंगे, फोटोज कराएंगे। वो एक मोमेंट है जिसके लिए आप घर से निकले थे, आपने 1000, 1500, 2000 लोगों से मिल लिए, बाहर निकले, होटल पहुंचे, अब आप अकेले हो, अब पूरी रात आपकी अकेली कटनी है, सुबह अगली फ्लाइट है। वो जो टाइम है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उस टाइम पे लगता है क्या करें, अब एक नए शहर के नए होटल में बैठे हुए, बाहर भी नहीं जा सकते, क्योंकि जो आधे छोटे शहरों में तो पता है कि आप कहाँ रुके हो, इन्हें कोई मतलब नहीं जीन दुनिया से। तुम सो के क्यों उठते हो अगर तुम्हें कुछ सुनना भी नहीं होता तो? आराम से एंजॉय कर लिया करो ना घर पे सो के। तो वो वाला टाइम है जो बहुत बोर्डम में निकलता है, बहुत आई थिंक उस टाइम पे ऐसा लगता है कि यार ये क्या काम है, मुझे कोई मिला दो किसी से तो बात कर लूँ, कुछ कर लूँ, क्योंकि वो टाइम भी ऐसा है रात का कि अब कोई जाग भी नहीं रहा है, आप ही हो। तो उस चक्कर में शायद, लेकिन ये हो गया कि अपनी जो टीम है, जो कोर टीम अपने साथ ट्रैवल करती है, उससे रिश्ता बहुत अच्छा हो गया कि उनके साथ बैठ के आप पूरी रात जो भी बातें करनी है वो करनी है। बाकी है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम है, बट एंजॉयबल, क्योंकि पता है अगले दिन नया शहर है, नए लोग हैं, तो अच्छा है। एक सपोर्ट सिस्टम होता है कोर टीम का, और दूसरा और परमानेंट सपोर्ट सिस्टम होता है फैमिली का। फैमिली की रिएक्शन क्या होती है? अभी अनुभव सिंह बस्सी इतना कामयाब, पूरे देश दुनिया में नाम हो रहा है, कितने ही देशों में शोज हो रहे हैं। डू दे ट्रैवल विद यू? नो, Never? एक ही बार किया, अभी तक भुवनेश्वर शो करने गया था तो मम्मा पापा गए थे साथ में, बाकी फैमिली का सेम जरा ही विस्तार से बताइए, क्या तजुर्बा था उनका आपके साथ भुवनेश्वर गए जब? उन्हें कहीं तो घूमने का मन था। मेरी माँ ने अब एक नई चीज कर ली कि जब भी कहीं जाऊंगा तो साड़ी लेके आऊंगा। साड़ी लेके आऊंगा? हाँ, अरे वाह। तो मैं बैंगलोर जाऊं, बनारस जाऊं, सूरत जाऊं, कहीं भी जाऊं तो मैं उनके लिए साड़ी माँ के लिए एक साड़ी जरूर लानी है? हाँ, दो। हाँ। और दीदी के लिए? फिर तो सबके लिए लाता हूँ ना, जब माँ के लिए मंगानी है तो फिर सबके लिए लेके आता हूँ कि अब सब लोग ले। जनरली दीदी ज्यादा साड़ी पहनती नहीं है, और माँ के पास इतने ओकेजन नहीं है जितनी साड़ी उन्होंने ले ली है, वो कहीं जाना नहीं है उनको।
बस उन्होंने सारी इकट्ठी कर लिया। तो अब क्या हो रहा है कि वो बस इकट्ठी करके अपनी बहनों को, मेरी मासियों को, मामी को बस दिखाती हैं कि ये मेरे पे हैं, तो वो आपस में खेलते रहते हैं जो भी उन्हें करना है। वो भुवनेश्वर गए थे मेरे साथ, फिर मुझे उन्होंने सुबह 6 बजे उठा दिया कि कहीं चलो दर्शन करने। मैंने कहा ऐसा है, जाओ अपने आप, ठीक है, मैं नहीं जा रहा कहीं भी, मैं तो आया हूँ शो करने। तो मैं उनके साथ गया भी थोड़ी दूर तक, फिर बारिश वारिश हो गई कुछ, तो फिर वो लोग चले गए, मैं अपना वापस होटल चला गया। तो 2 दिन रहे वो मेरे साथ। एक रात को मैंने उनके लिए डिनर ऑर्गेनाइज कराया, ताज में थे हम कहीं, तो पता नहीं, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कौन सा होटल था। तो मैंने उन्हें अच्छे से एक अच्छी डिनर टेबल एक पूरा अरेंज करा के मैंने कहा माँ खाना खाओ। वहाँ पे बैठते ही माँ ने पहली लाइन बोली कि बेटा शादी कब करनी है। मैं कहा मम्मी मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में, ठीक है। तो आपको मोमेंट ही नहीं पता कब बोलना होता है ये सब। मैं हाँ मुझे नहीं करनी, तो अब ये कोई बात है करने की इस टाइम पे, मैं आपको घुमाने लाया था ना। फिर वो वहाँ से फिर बस उसके बाद थोड़ी देर बात करी, फिर मैंने वो कर दिया। बाकी 2 दिन वो लोग घूमे, उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने मैंने उनसे बोला, उन्होंने एक रूल बनाया कि अब हम एटलीस्ट 3 महीने में एक बार कहीं घूमने चलेंगे। मैं एक और बताता हूँ, मेरे पिताजी ने ना हमें बचपन से झूठ बोला हुआ था कि उनके कान का पर्दा फट जाएगा अगर वो फ्लाइट में बैठे, और ये झूठ था, कुछ नहीं होता उनको, उन्हें बस कहीं जाना नहीं था। तो ये झूठ उन्होंने मम्मी को सुनाया था? ये मैं मतलब हाँ, उन्होंने झूठ बोल रखा है कि मैं कहीं जाऊंगा नहीं क्योंकि मेरे कान का पर्दा फट जाएगा। उन्हें फ्लाइट में हमने बिठा दिया, कुछ नहीं हुआ। तो अब हमने बनाया कि हम 3 महीने में कहीं ना कहीं घूमने लेके जाएंगे, इसलिए मैं 2 साल में कहीं नहीं घुमा पाया था। क्या क्या लॉजिक लेके आते हैं मम्मी पापा शादी को लेके? लॉजिक तो है ही नहीं ना शादी के पीछे। शादी के पीछे कोई लॉजिक थोड़ी ना है, बस एक चीज है जो लोगों ने समाज की, 4 रिश्तेदार जुट जाएंगे, बस। नहीं बेटा, हम फारिग हो जाएंगे अपनी जिम्मेदारियों से। अरे हो गए आप। चिल करो आप, मैंने कर लिया जो करना था, तो अब आप चिलो, फारिग हो, और कुछ भी लॉजिक नहीं है।